और भारत और जर्मनी के संबंधों पर ही आज भी हमारा विशेष आधारित है। भारत जर्मनी की दोस्ती ने पकड़ी नई रफ्तार। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। जर्मनी में भारत के पूर्व राजदूत एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी जुड़ गए हैं। एम्बेसडर गुरजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शीतल शर्मा, प्रोफेसर सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू से। प्रोफेसर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर गुरजीत, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है। हम सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि अगर आप आज की मुलाकात के समझौतों के अगर बिग टेकअवेज हम जाने तो वो क्या आप मानते हैं? भारत और जर्मनी अपने रिश्ते मजबूत, गहरे और कई तरह से दोहरा रहा। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो 25 साल पहले हुई थी, लेकिन उस 25 साल में ना हम वो रहे, ना वो रहे, ना दुनिया वो रही। तो अब इस समय का जो संसार है, उसकी जो चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारत और जर्मनी एक नया पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें दुनिया का और लोगों का जो एक पब्लिक गुड है, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और विश्व में शांति की ओर बढ़ने की तरकीबें सूझी थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नजर आ रही है कि भारत और जर्मनी का जो रुख है, चाहे रूस पे, चाहे अमेरिका पे, चाहे चीन पे, वो एक जैसा नहीं है, लेकिन उनका मसलों का हल वो हम दोनों एकजुट होकर करने को तैयार हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत और जर्मनी एक दिखा रहे हैं आपस में मिलकर, मैं समझता हूं ये आज की मीटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश। जी, प्रोफेसर शीतल, आज की मुलाकात या जर्मन चांसलर का भारत दौरा, और खासकर ये दौरा 2024 में जो हो रहा है, क्योंकि बीच में जिस तरह से एम्बेसडर गुरजीत ने कहा कि 25 साल पुरानी जो दोस्ती रही है उसमें बहुत कुछ बदला है, दुनिया ही बदल गई है। ऐसे में क्या आप ये मानती हैं कि इस दौरे के दो मोर्चों पर देखने की जरूरत है? एक, द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े मुद्दे रहे हैं जिस पे दो अलग अलग विचार रहे हैं दोनों ही देशों के, उन विचारों के साथ भी साझा हितों पे काम करने का जो प्रयास रहा है वो और मजबूत हुआ आज के दौरे में। ये बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि द्विपक्षीय भी और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको देखा जा सकता है। पर मैं इसमें एक तीसरा आयाम और भी जोड़ना चाहूंगी जो यूरोपियन संघ से रिलेटेड है। जर्मनी जो है वो यूरोपियन संघ की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी ताकत है और काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है 27 मेंबर स्टेट्स के ब्लॉक पे। तो इसको 3 लेवल पे समझा जा सकता है। हालांकि हमारा जो द्विपक्षीय है वो पिछले 25 वर्षों में, मैं तो कहूँगी 3 दशकों से, जब से आप कहिए शीत युद्ध का अंत हुआ है, उस समय से ही जब भारत में भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ, वहीं से जो है वो रिश्तों की जो दिशा थी वो बहुत ही अलग बदली है। और इसमें 2-3 चीज़ें और भी समझी जा सकती हैं कि जब से चांसलर साहब शोल्स जो आए हैं सत्ता में, वो एकदम से, आप देखिए कोविड के बाद का वर्ष था, 21 से उन्होंने सत्ता में आए हैं, सत्तारूढ़ हुए हैं। और जभी से उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया है कि भारत के साथ जो जर्मनी के द्विपक्षीय समझौते हैं या रिश्ते हैं उनको और घनिष्ठ किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी का दौरा किया, पिछले वर्ष भी 2 बार 2 समिट्स में आए शोल्स इंडिया में, और इस बार भी आए हैं। तो ये सब किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जर्मनी के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए और पूरे विश्व के लिए जो भारत का स्तर है, स्टेचर है, एज ए ग्लोबल पावर है, एज ए इकोनॉमिक हाउस है, ये बढ़ता जा रहा है और ये निरंतर जो है ऊपर की दिशा की ओर इसका ग्राफ जा रहा है। तो इसमें हमारे लिए बहुत से की टेकअवेज हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट में भी बोला कि शांति से लेके समाज तक, आप छोटे से छोटी तकनीक के क्षेत्र से एनर्जी तक, डिफेंस, सिक्योरिटी, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके ऊपर मुद्दों पर बात नहीं हुई है। पर ये जरूर है कि अगर हम 3 दशकों की भी बात करते हैं और पिछले 25 साल से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की भी बात करते हैं, तो मैं कहीं समझती हूँ कि जर्मनी और इंडिया तीसरी और चौथी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है, जो ट्रेड है, वो 30 बिलियन यूरो के आसपास ही है, जिसको बढ़ाने का बहुत स्कोप है। अब तक अंडर यूटिलाइज्ड, अंडर एक्सप्लॉइटेड पोटेंशियल रहा है। बट उसके साथ ये भी है कि हम अपने रिश्तों को सिर्फ ट्रेड के मापदंड से ही ना देखें कि भाई कितना व्यापार हुआ तो ही हमारे रिश्ते अच्छे हैं।
हमारी प्रेजेंस भले ही भारतीयों की प्रेजेंस जर्मनी में उस तादाद की ना हो जैसी हमारी शायद यूएस में है या यूके में है, पर जो घनिष्ठता जो हमारे संबंधों की है वो बहुत अच्छी है। जी, एम्बेसडर गुरजीत, फोकस ऑन इंडिया, ये जो पेपर या ये जो नीति एक रही है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए और कुछ नए आयामों को तलाशने के लिए, और भारत पे पूरे तरीके से जर्मनी का फोकस, इसको शिफ्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर वक्त की ज़रूरत कहें या इसको प्रायोरिटी तय करना जर्मनी ने अगर माना है भारत को लेकर, तो भारत, चीन और तमाम जहां ऐसे देश जहां जर्मनी की अपनी साझेदारी है, ऐसे में भारत को फोकस ऑन इंडिया अगर किया जाता है तो उसके पीछे के कारण क्या आपको दिखते हैं? इस बार 2 ऐसे स्ट्रेटेजिक पेपर निकले हैं, एक तो फ्यूचर ऑफ इंडिया और दूसरा है स्किल और मोबिलिटी के बारे में। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं, और जो ये इंडिया स्ट्रेटेजी पेपर है, इन्होंने क्या कोशिश की है कि कई पार्टनरशिप चल रही थी, इंडो जर्मन एजुकेशन पार्टनरशिप, एनवायरनमेंट पार्टनरशिप, एनर्जी पार्टनरशिप, कई थी, उन सबको वो एक दायरे में ले आए हैं और उसमें नई चीजें भी डाली हैं, जैसे हाइड्रोजन पार्टनरशिप, इनोवेशन पार्टनरशिप, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो सिर्फ मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री प्रोग्राम नहीं, पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। और क्योंकि आईजीसी में 7 अलग अलग मंत्रालय आते हैं, इसमें क्या होता है कि एक अटेंशन बनती है, तो उस अटेंशन को ध्यान को रखने के लिए ये जो नीति का एक नीति इन्होंने प्रदान की है, ये बड़ी एक उनको सहूलियत है कि हम रेफरेंस कर लें, इसमें तो सब कुछ आ गया। और दूसरा, क्योंकि स्किल और मोबिलिटी बहुत जरूरी है, वो स्किल, टैलेंट, मोबिलिटी, उसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजिक पेपर है। तो इन दोनों को मिलाकर आप देखते हैं कि इस समय जर्मनी का ध्यान पहले से कई अधिक भारत के ऊपर है, और ये यूक्रेन के मतभेद के रहते हुए हुआ है। तो जैसे प्रोफेसर साहब कह रही थी कि कोविड के बाद और रूस का और यूक्रेन क्राइसिस के बाद भारत और जर्मनी के जो वर्ल्ड व्यूज थे वो फर्क हो गए, लेकिन इस डिफरेंस के होते हुए भी एक नई पार्टनरशिप हमने बनाई है, जिसको सस्टेनेबिलिटी पार्टनरशिप का नाम दिया जाता है। उसमें $10 बिलियन डाले गए। तो इसलिए जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम सिर्फ ट्रेड के दायरे से नहीं देखते, हम देखते हैं कि दोनों तरफिया इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, वो भी तो 10-15 बिलियन के ऊपर है। ट्रेड बिना EU FTA के 30 बिलियन पे पहुंच गया है, और जो जर्मनी का ODA है भारत की तरफ, वो अब 10 बिलियन यूरो से भी ज्यादा है। तो ये अब पूरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी अब सीरियस हो गया है भारत के बारे में। और ये तो सिर्फ सरकारी पहलू है, अभी तो बाकी प्राइवेट पहलू आगे आने हैं। जी, प्रोफेसर शीतल, जिस तरह से एम्बेसडर गुरजीत ने भी कहा है कि आगे भी अभी बहुत से ऐसे समझौते होने बाकी है, क्योंकि हम जानते हैं जर्मन चांसलर अपने साथ जहां एक तरफ मंत्रियों का एक समूह लेके आए हैं, साथ ही साथ कारोबारियों का बड़ा समूह उनके साथ है, जिस तरह के दोनों ही एक तरह से कार्यक्रमों में शिरकत करनी थी सबको। ऐसे में जब हम क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन को लेकर जब हम देखते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सहमति बनी है, क्या ऐसा लगता है कि चीन को भी देखते हुए या चीन के बाजार से जो तमाम एक तरह से आशंकाएं हैं जर्मनी को, उसका एक बेहतर विकल्प के तौर पर भारत दिखाई देता है? और भारत आज की तारीख में इमर्जिंग इकोनॉमी है, उस लिहाज से भी भारत एक उनके लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। इतिहास में संबंध तो एक तरफ हैं ही, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि भारत एक विकल्प बनता है चीन का। भारत एक पावर है। इनफैक्ट अगर भारत को यही कहते रहेंगे कि क्योंकि चाइना से मुंह मोड़ रहे हैं इसलिए भारत की तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमें अपने आप को ये देखना है कि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था अब उतनी नहीं रहे कि नेसेंट स्टेज में है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अच्छे खासी उभर चुके हैं।
बात रही दूसरे क्षेत्रों की, जैसे कि अगर हम कोऑपरेशन की बात करते हैं या चाइना को लेकर करते हैं, चाइना से ट्रेड तो है ही। देखिए इसके अलावा भी कि चाइना के साथ काफी अलग मुद्दे रहते हैं, पूरे विश्व के हैं, यूरोप के हैं, यूएस के हैं, इंडिया के हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, अपने साउथ चाइना सी, किसी भी रीजन में देखिए चाइना के साथ कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव, टकराव हाई डिग्री इंटेंसिटी का, लो डिग्री इंटेंसिटी का तकरीबन सबके साथ है। पर उसके अलावा चाइना के साथ ये है कि सबके घनिष्ठ संबंध भी हैं। यूएस की इतनी तकरार है, फिर भी आप देखिए 900 से 950,000 बिलियन यूएसडी का, डॉलर का ट्रेड चलता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भारत अपना रास्ता इस परिप्रेक्ष्य में या इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बना सकता है। यहाँ पर यह है कि हमें ये देखना है कि चाइना, भारत और जर्मनी किस आयाम पर इकट्ठे हो सकते हैं, किस आयाम पर एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। जैसे आपने अभी बात कही और एम्बेसडर साहब भी जिक्र कर रहे थे इनोवेशन का, वोकेशनल का, स्किल का। जर्मन मिडिल स्टैंड जो है वो काफी हद तक जो उनकी इंडस्ट्री है, जो मीडियम स्मॉल स्केल साइज इंडस्ट्री है, वो स्किल बेस्ड है। बहुत ही उम्दा किस्म का मैं कहूंगी स्किल का इस्तेमाल होता है, ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप है। इंडिया को ये सब चीजें की, इन सब चीजों की बहुत जरूरत है अगर हमें मेक इन इंडिया इनोवेशन का पूरी कागार तक उसको फुल गियर में अगर हम उसे लॉन्च करना चाहते हैं। तो इन सब मामलों में हमारे समझौते जो है जर्मनी के साथ, हमारे स्किल के लिए, हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, हम उनको मॉडल की तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग, हम अपने इनोवेशन को करें। इसके साथ साथ यही नहीं कि स्किल, आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, जो इनोवेशन की है, आप देखिए एआई में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, एक्सटेंडेड रियलिटी है। आप कितने तरीके के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आयाम है, आईटी है, फाइनेंस में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये सब रोबोस्ट सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया का इनोवेशन, इंडिया का स्किल, इंडिया की स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं जस्ट इंडिया के लिए या यूएस के लिए, बल्कि तमाम यूरोप में बढ़ती जा रही है। और इतनी कंपनियां हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है, बहुत कुछ है जिसमें कि ये समझौते हैं वो एक एज ए फ्रेमवर्क, एज ए फैसिलिटेट करते हैं हमारे साथ आने को और अपने समझौतों को फ्रुक्टिफाई करने के लिए या मटेरियलाइज करने के लिए। इसलिए एम्बेसडर गुरजीत, जिस तरह से प्रोफेसर शीतल बता रही हैं कि तमाम वो नए क्षेत्र, यानी कि 25 साल में भारत किस तरह से, भारत ने अपने को उन क्षेत्रों में मजबूत किया है, ऐसे में जब 50 साल होने जा रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के, भारत और जर्मनी के, आप किस तरह से इस सहयोग के और तमाम डायमेंशंस देख रहे हैं? क्या वो नए और क्षेत्र होंगे दोनों देशों के बीच में? फोकस ऑन इंडिया पे, इंडिया की तरफ फोकस है, लेकिन भारत को क्या चीजें मिलने जा रही हैं? जो फोकस ऑन इंडिया पेपर है उसमें इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बहुत महत्व दिया है और इसने बहुत अच्छा पहलू अपना निभाया है हमारी। अब देखिए आज आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी का एक समझौता हुआ है, आईआईटी इंदौर का 9 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के साथ समझौता है, आईआईटी मंडी में जर्मनी का प्रभाव है। तो जर्मनी ने हमारी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज के साथ अच्छा तालमेल बनाया हुआ, तो हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं वहां पर वो भी ज्यादातर साइंस, टेक्नोलॉजी और इनकी उभरती फील्ड्स में है। तो अब ऐसा है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दायरा है वो तो अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, क्लाइमेट, इनोवेशन, ये सब पार्टनरशिप्स आ गई हैं जो डायरेक्टली हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन वो पार्टनरशिप का इनका दायरा अलग है। तो लेकिन इसको हमने पूरी तरह एक तरह से देखना चाहिए और इसी में हमारा स्किल, टैलेंट डेवलपमेंट, माइग्रेशन, मोबिलिटी सब इसी में आता है। तो इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट जब ये इकट्ठा होता है तो पूरी दुनिया के, विश्व के लिए अच्छा ही होता है। तो ये मैं समझता हूं बड़ा महत्वपूर्ण एक पहलू है जिसको हमें आराम से आगे बढ़ाना चाहिए। जी एम्बेसडर गुरजीत, भारत और जर्मनी दोनों एक मुद्दे पर, मतलब द्विपक्षीय संबंधों पर आम राय और सहमति दिखाई देती है, तो अंतर्राष्ट्रीय अगर मुद्दे हम बात करें, रूस यूक्रेन को लेकर दोनों ने संभलते हुए लेकिन अपने अपने पक्ष को सामने रखा है। मगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक तरह से अवसरवादी और आक्रमणकारी जो तमाम नीतियां रही हैं उसके खिलाफ
बोलते हुए दोनों ही नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से उस क्षेत्र पे काम करने की जरूरत है और मिलकर काम करने की जरूरत है। तीन चीजें हैं। पहला है यूक्रेन क्राइसिस, उसमें शॉल्स ने तो रशिया का नाम लिया, हमारी तरफ से तो रशिया का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन हम दोनों कहते हैं कि उसमें शांति बनानी चाहिए। और इसमें चांसलर शॉल्स ने कहा कि भारत एक देश है जिसने सब पक्षों के साथ ओपन डोर रखे हुए हैं और हमारा जो रोल है वो सपोर्ट करते हैं आगे इसको एक शांति वार्ता को करने की। दूसरी बात है, चांसलर शॉल्स ने ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, आसियान सब एरिया में जो हॉट वॉर चल रही है उसकी बात की, चीन का नाम नहीं लिया। ये उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है कि मैं सब कुछ बोल दूं लेकिन चीन के ऊपर उंगली नहीं उठाऊं, क्योंकि उनका जो बिजनेस है ना वो सबसे प्रो चाइना एलिमेंट है जर्मनी में, उसके सारे मुनाफे चीन से आते हैं। और उनकी जो हालत इस समय जर्मन इकोनॉमी की है, जर्मन बिजनेस अभी चीन का पल्ला छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे प्रोफेसर ने बताया, हमारा रोल बनता है कि इस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हम अपना कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएं। हम वो छोड़ दें कि आप रशिया के बारे में क्या छोड़ते हैं, आप चीन के बारे में क्या बोलते हो और आगे जाके अमेरिका के बारे में क्या सोचेंगे, वो तीनों छोड़ दीजिए। ये हमको अपनी ऑटोनॉमी में एक पार्टनरशिप बनानी। जी प्रोफेसर शीतल, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स पर भी दोनों नेताओं में सहमति दिखाई दी है, तो कई ऐसे मसले जहां पर एक राय ना होते हुए भी साथ आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े मसले हैं जिन पर एक राय दिखाई देती है। और मल्टीलैटरल फोरम्स के रिफॉर्म्स को लेकर तो एक तरह से बड़ी मुखरता से भारत भी कहता रहा है और जर्मनी भी उस बात को हमेशा से भारत का समर्थन करता रहा है। ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म और पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो इज द नीड ऑफ द आवर। वो इसलिए भी है, देखिए पिछले साल हमने जो G20 समिट की प्रेसिडेंसी की थी और उसको पूरे विश्व को ये बताया कि किस तरीके से भारत में ये क्षमता है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेने के लिए। वो लीडरशिप सिर्फ इसी बात के लिए नहीं है कि हमको एक स्टेटस क्लेम करना चाहते हैं, हम एक ऐसी वर्ल्ड की जनसंख्या के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें उन मुद्दों को जिनको आजकल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, एड्रेस करते हैं। हम एक ऐसे विश्व के उस भाग के लीडर बन सकते हैं या लीडर हैं जिसको एक्चुअल में इस डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स की या आप कहिए कि बढ़ती हुई आधुनिकता की इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। इन सब सारी चुनौतियों को, इन सब सारे चैलेंजेस को कौन है जो विश्व पटल पर या ग्लोबल स्टेज पर क्लियरली एड्रेस कर सकता है बिना किसी ऐसी सिचुएशंस के कि जहां उसका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो या उनकी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम हो या उनकी डेमोक्रेसी। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत एक ऐसी सशक्त सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक आप कहिए कि एंटिटी है, एक ऐसी इकाई है जिसमें ये क्षमताएं हैं कि वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। जहां तक रही मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की बात, कहीं ना कहीं ये अभी भी पिछले दशकों की या पिछली सेंचुरी की, पिछले शतक की जो है कॉन्फ़िगरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है या उसकी संरचना को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो पावरफुल हैं, डेवलप्ड हैं, वो ही डिसीजन लेती हैं। उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज की जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटीज का, उसका अंदाजा नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो गैप है अंडरस्टैंडिंग में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, उसको प्रेजेंट इंडिया बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि इंडिया वहीं से निकल कर आता है और उस टेबल पे भी, ग्लोबल हाई टेबल पे भी बैठने की क्षमता रखता है जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव वो बहुत ज़्यादा वाइड है, इसलिए हम उन डेवलपिंग कंट्रीज के भी मुद्दों की बात कर सकते हैं, डेवलप कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चल सकते हैं। यहाँ हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है जैसे चाइना की है कि अपनी मिलिट्री मसल को फ्लेक्स करने की, या विस्तारवादी है, या कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को किसी भी पैमाने पे सामाजिक, आर्थिक पे डिस्क्रिमिनेट करने की। हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इंडिया का जो एक छवि रही है, वो एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर की रही है, जो सबका साथ सबका विकास सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में भी करने की बात करता है, चाहे वैक्सीन मैत्री से हो या टेक्नोलॉजी से हो।
हमें इस वक्त जरूरत है एक ऐसी आवाज बनने की ग्लोबल साउथ जो कि एक्चुअल में कुछ वर्षों में ऐसी चुनौतियों का सामना करेगा जो रियल टाइम चैलेंजेस होने वाले हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का है, एनर्जी सिक्योरिटी का है। जी। यहाँ पर यदि हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हो, ये हमारे लिए तो फायदे में रहेगा ही रहेगा, पर हम उन देशों की भी आवाज बन सकते हैं जो शायद अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची हैं जहां अपने को एक ग्लोबल टेबल पे बैठा देख पाए जी या हाँ, बिल्कुल डॉक्टर मुखर शीतल, होकर आप सही कह रही हैं। भारत एक ऐसी एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है जो विकासशील देशों के तमाम उन मसलों को भी मुखर रूप से इन मंचों पर रखता रहा है, चाहे मल्टीलैटरल फोरम्स हो, और द्विपक्षीय संबंधों में भारत की कुशल कूटनीति ही रही है कि विकसित देशों के बीच के टकराव के बावजूद भी भारत के अपने द्विपक्षीय संबंध तमाम देशों से मजबूत होते रहे हैं। और उसी का एक बड़ा उदाहरण है भारत और जर्मनी के बीच आज की जो मुलाकात रही दोनों ही नेताओं के, और किस तरह से अब ये रिश्ते नए आयामों, नए क्षेत्रों को एक तरह से चुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी मुलाकात का विश्लेषण करने का, और भारत और जर्मनी के रिश्ते किस तरह से नए आयाम पर पहुंच रहे हैं इस पर बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे होगी बात महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी घमासान की। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना,